Today we will start with the chapter of nuclear physics. Nuclear physics में सबसे पहले हम देखेंगे composition and structure of nucleus. Then we'll see that why some atoms, the nucleus of some atoms are stable, while for heavy atoms the nucleus is unstable. And during the case of unstable nuclei, whenever the nuclei will disintegrate, then we'll study about the radioactivity and different particles which are emitted during those radioactive decay. सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्पोजिशन और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में. सो इन द ईयर ऑफ 1911 रदरफोर्ड हैव परफॉर्म्ड हिज वेरी फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट एट द सेंटर ऑफ एनी एटम देयर इज़ अ वेरी डेंस मास. जो भी हमारा एटम का सेंटर है वहाँ पे एक बहुत डेंस मास होगा जिसका नाम क्या दिया गया था, न्यूक्लियस. सो यू विल से दैट इन द ईयर 1911 हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी. कौन से ईयर में? इन द ईयर ऑफ 1911 डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. आफ्टरवर्ड्स मैनी साइंटिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब हैव डन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भी कोई कंपोनेंट है या नहीं, उसकी जान के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट प्रूव किए. एंड सक्सेसफुली इन द ईयर ऑफ 1932 जेम्स चैडविक हैव परफॉर्म्ड अ एक्सपेरिमेंट. जेम्स चैडविक परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. उससे पहले जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उससे हमें ये दो चीज़ें पता चली थी. एक, जो हमारा एटम का सेंटर है उस पर कोई बहुत डेंस मास है और वो डेंस मास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. डेंस मास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज. नाउ द प्रॉब्लम विच अरोज वाज दिस दैट वी नो फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट एवरी टू चार्ज पार्टिकल विल ईदर अट्रैक्ट ईच अदर और दे विल रिपेल ईच अदर. अगर हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं सो सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. एंड इन केस इफ द प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस विल रिपेल ईच अदर, सो द न्यूक्लियस शुड नॉट बी स्टेबल. सो देयर मस्ट बी एग्जिस्टिंग सम थर्ड पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस विच मे बी exerting the attractive forces on all those protons, so that किसी भी प्रोटॉन के ऊपर दूसरे प्रोटॉन की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगा वो आपका बैलेंस किससे हुआ? ड्यू टू सम अट्रैक्टिव फोर्सेज. और ये अट्रैक्टिव फोर्सेज लाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर कोई थर्ड पार्टिकल भी होना चाहिए. न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल होना चाहिए जो जितने भी प्रोटॉन्स है उसको अट्रैक्ट करके रखेगा. सो दैट थर्ड पार्टिकल वॉज नोन एज न्यूट्रॉन्स. वो जो हमारे फर्दर एक और जो पार्टिकल जो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिले उसका नाम क्या था? न्यूट्रॉन. सो बेसिकली अगर मैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करूं सो न्यूक्लियस इज़ अ राउंड शेप बॉडी जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स आए. एक तो प्रोटॉन और दूसरा आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन. ऐसे सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन नहीं होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे. इन विच यू विल से दैट द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज while the neutrons are neutral in nature. जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए वहाँ से हमें ये पता चला कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल नेचर का है. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखें. सो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Z से, जिसका डेफिनेशन क्या होता है? दैट इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ गिवन एटम. नंबर ऑफ protons in a given atom is known as atomic number. Then what is mass number? मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से. जो होगा क्या? एक एटम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जो हमारे एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों के नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल क्या पता चलेगा? मास नंबर. ठीक है, एक यहाँ पे टर्म और डिफाइन होती है विच इज़ नोन एज न्यूक्लियॉन, जिसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंड दे आर नोन एज अ न्यूक्लियॉन, क्योंकि
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियॉन. सो द मास नंबर इज ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो नोन एज टोटल न्यूक्लियॉन्स. इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल न्यूक्लियॉन्स. समझ में आया? जिसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द गिवन एटम प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द गिवन एटम. ठीक है. अगर हमें किसी भी एलिमेंट के लिए उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों अगर गिवन हो, सो इन द केस ऑफ लेट अस से दैट यू हैव एन एलिमेंट हु सिंबल इज एक्स, जिसका सिंबल क्या है एक्स, तो वहाँ पे जो उसका एटॉमिक नंबर होगा z, उसको हम लिखेंगे x के सबस्क्रिप्ट में, और जो मास नंबर है उसको हम लिखेंगे x के सुपरस्क्रिप्ट में. तो जो हमने x में अपवर्ड डायरेक्शन में जो लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट करे, मास नंबर. वो क्या रिप्रेजेंट करे, मास नंबर. और जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट करे, आपका एटॉमिक नंबर. और याद रखो जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर. इन केस ऑफ अ uncharged particle, in case of a uncharged particle, since the net charge should be balanced, so in that case the number of protons will be equal to the number of electrons. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में होगा, अनचार्ज पार्टिकल के केस में. इन केस इफ बाय सम रिएक्शन आपका इलेक्ट्रॉन जिस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, आपके एलिमेंट में से या तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जो उसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन के चेंज होने की वजह से आपका एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किसी एलिमेंट की पोजीशन ही नहीं फिक्स होगी. जो आपके प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं जनरली वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. सो एलिमेंट का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स. इस वजह से हम अपने गिवन एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे स्पेसिफाई करके रख सकते हैं. समझ में आया? सो बिकॉज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ अपीयर इन द न्यूक्लियस, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, which does not generally take part in any reaction. That is why we have defined atomic number and mass number in their terms only. समझ में आई बात? ठीक है. सो इन केस अगर आपके पास प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको आप डिनोट कैसे करोगे. देखो, अगर आपके पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, एक, और उसका मास नंबर भी कितना है, सिंगल. मास नंबर भी उसका कितना है, सिंगल. क्यों? जब आपने प्रोटॉन में 1 डिनोमिनेटर में लिखा तो इसका मतलब, डिनोमिनेटर नहीं नीचे की तरफ लिखा, तो इसका z कितना हो गया, 1. अच्छा, न्यूमिनेटर में जो लिखा था वो क्या था, a, जिसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँगा तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 0. तो उसका मास नंबर भी कितना आएगा, 1. मास नंबर भी कितना आएगा, 1. सिमिलरली उसका एटॉमिक नंबर z किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन में एक प्रोटॉन तो हो गई. समझ में आई बात? अगला पार्टिकल देखो. अगला अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन के लिए, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, सो फॉर न्यूट्रॉन आई विल राइट n. अच्छा, इसके हम एटॉमिक नंबर z की बात करें, सो z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन कितना है, 0. न्यूट्रॉन के अंदर कोई प्रोटॉन थोड़ी होगा. और जो हमारा मास नंबर है a, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 0 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, सिंगल. So the symbol of neutron is N01. कितना होगा, N01. Similarly अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, सो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या, E. उसका अगर हम मास नंबर Z बोलें, मास नंबर Z, सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द केस ऑफ अ अनचार्ज एलिमेंट इट शुड बी -1. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो उसको एटॉमिक नंबर कितना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, -1. और अगर उसके हम मास नंबर की बात करें, मास नंबर की बात करें, सो इट शुड बी इक्वल टू p प्लस n. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 0 एज वेल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो यू विल से द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E-1 and 0. E-1 and 0. समझ में आया? सो there are different particles which have been categorized on the basis of their nuclear structure. On the basis of their nuclear structure, so let us see the nuclear groups. Different nuclear groups जो किस बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईदर द सिमिलैरिटी ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द constituent particles within the nucleus are reacting in any given reaction.
So based upon similarity, you will say based on similarity in nuclear structure, different elements are grouped कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो? सबसे पहला ग्रुप हम देखते हैं जिसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। पहले ग्रुप को हमने क्या बोला? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोप्स क्या है? इट इज द ऑल दोज न्यूक्लियाई which have the same number of protons but different number of neutrons. So we'll say elements whose nuclei have same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स। सो बेसिकली हम बोल क्या सकते हैं दैट दे हैव, अदरवाइज यू कैन राइट दैट दे हैव सेम z बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए तो आप क्या बोलेंगे? डिफरेंट मास नंबर a। सो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? आइसोटोप्स। क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स। एंड बिकॉज द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दे हैव द सेम नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ठीक है, आगे देखो दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा? आइसोबार। सेकेंड वन इज आइसोबार्स। आइसोबार्स कौन से हैं? दीज आर द दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर z। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियर ग्रुप इज आइसोटोन्स। तीसरे क्या हैं? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो सारे पार्टिकल्स हैं विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा बताओ, जो तुम्हारे पास z है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो तुम्हारे पास मास नंबर a है वो क्या बता रहे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हम प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकते हैं? z लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n कितने आएंगे? a माइनस z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? a माइनस z। सो विल से आइसोटोन्स हैव आर दोज एलिमेंट्स विच आर हैव सेम नंबर ऑफ a माइनस z। जिसमें सेम नंबर ऑफ a माइनस z मिलेगा वो सारे क्या हो जाएंगे? आइसोटोन्स। ठीक है, एंड द लास्ट न्यूक्लियर ग्रुप इज आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, these are those elements which have the same difference in neutrons and protons, which have the same difference as neutrons and protons। तो क्या लिखेंगे? those elements which have same difference in number of neutrons and protons बात समझ में आई? मतलब इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके पास? बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? a माइनस z। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? z। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। सो विल से a माइनस z शुड बी सेम, और यू मे से दैट a माइनस 2z शुड बी सेम। सो वो सारे एलिमेंट जिसमें a माइनस 2z वाली क्वांटिटी सेम रहेगी वो सारे क्या कहलाएंगे? आइसोडाइफर्स। क्या कहलाएंगे? आइसोडाइफर्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल वेरी। जो हमारे न्यूक्लियस का साइज है वो क्या होगा? वेरी होगा। सो नाउ लेट अस सी
the size of a nucleus. So the Rutherford alpha scattering experiment have provided the very first estimate of the nuclear size. उस टाइम पे जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए उन सबसे हमें एक बात समझ में आई कि जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें जो भी आपका न्यूक्लियर है दे आर ऑल मेड अप ऑफ अ वेरी डेंस मटीरियल विच इज़ नोन एज द न्यूक्लियर मैटर, एंड द डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट. जितनी भी आपकी न्यूक्लियस हैं, अब आप कोई भी एक रैंडम न्यूक्लियस लो, इसकी जो डेंसिटी है वो पूरे में क्या है, यूनिफॉर्म है. ऐसा नहीं है कि इसकी डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है. सो डेंसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट विद इन द न्यूक्लियस इज यूनिफॉर्म, and therefore the volume of the nucleus is directly proportional to the number of nucleons in it. You will say that since density of nucleus is almost constant in the interior of nucleus, therefore volume of nucleus is directly proportional to number of nucleons in it, तो वॉल्यूम कितना होता है हमारा 4/3 pi r cube, where r represents the radius of nucleus which is basically this radius. So 4/3 pi r cube is directly proportional to the number of nucleons, which is nothing but the mass number A. So from here you will say that r cube is proportional to A, which can be written as r is directly proportional to a raised to power 1/3 cube root of the mass number. By removing this proportionality sign, you will say that r is equal to r naught into a raised to power 1/3. So this relation will give you the variation in the radius of the nuclei with the change in the mass number. जैसे जैसे हमारा मास नंबर a चेंज होता रहेगा उसी हिसाब से हमारा न्यूक्लियस का जो रेडियाई है वो चेंज होगा. उसका रिलेशन क्या है, r इज इक्वल टू r नॉट a raised to power 1/3, where the value of r naught is equal to 1.2 into 10 to power minus 15 मीटर. ये किसकी वैल्यू है, r naught की. तो r naught को हमने क्या बोला यहाँ पे, फर्मीज कांस्टेंट. r naught इज नोन एज फर्मीज कांस्टेंट. ठीक है. नाउ लेट अस सी, जो हमने बात की थी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स थे वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सो देयर मस्ट बी एग्जिस्टिंग डिफरेंट फोर्सेज विद इन द न्यूक्लियस. इन नेचर देयर आर 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज. जो हमारा नेचर है इसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, जिसमें से 2 फोर्सेज हमारे विद इन न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं. सो लेट अस सी द न्यूक्लियर फोर्सेज. कौन कौन से 2 फोर्सेज हैं जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपको पता है कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ऑल द प्रोटॉन्स. सिंस न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे डोंट पोजेस एनी चार्ज, सो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा. बट प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, और दोनों प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का. सो विल से अ स्ट्रॉन्ग repulsive force exists between the protons. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रोटॉन्स के बीच में, तो उसकी वजह से जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस से बाहर जाना चाहेंगे, बट स्टिल जो हमारे न्यूक्लियस है वो स्टेबल होते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. As many atoms contain
स्टेबल न्यूक्लियाई, जितने भी आपके एटम्स स्टेबल न्यूक्लियाई वाले हैं उसमें जो भी आपका न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनको बाइंड करके रखने वाला एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है वो कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। किसकी वजह से आया है वो? सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर फोर्स। दे आर जनरली वीक फोर्सेज। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, दे आर रिलेटिवली वीक फोर्सेज। They are relatively weak forces which are independent of the charge of the particle, which are independent of charge of the particles। सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या? एंड दे आर always attractive in nature। They are always attractive in nature। They are also short range forces। They are also short range forces। सो बेसिकली जो आपकी न्यूक्लियर फोर्सेज है ना, ये काफ़ी हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसे हैं, काफ़ी हद तक ग्रेविटेशनल फोर्सेज की तरह हैं। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो आपकी किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में एक्ट करता है, और जितना भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इट इज़ ऑफ ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिपल्सिव नेचर का नहीं है। सेम इज विद द न्यूक्लियर फोर्सेज ऑल्सो, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये तभी एक्ट करेगा जब दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस है, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो बहुत बहुत छोटा है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड तभी ज़्यादा होगा जब दो पार्टिकल्स का मास बहुत ज़्यादा होगा। जब मास बहुत ज़्यादा होगा तो उनके बीच में एप्रिशिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है। सो जो न्यूक्लियर फोर्सेज जो है, ये न्यूक्लियर फोर्सेज चार्ज के ऊपर तो डिपेंड नहीं किया। सो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करेगा, एज वेल एज इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स तो था, लेकिन जब दोनों प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट थे तो उन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स भी आया, और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव नेचर का। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कौन सा है? अट्रैक्टिव नेचर का। समझ में आई बात? ठीक है। सो you have to always remember that this nuclear force will only be appreciable when the distance between the two particles is approximately of the order of 10⁻⁻15 मीटर। जब दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर का हो जाएगा तभी आपके न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो अच्छे खासे आएंगे। अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट जीरो फॉर लार्ज सेपरेशन। सो now let us see that how these nuclear forces are affecting your stability of the nucleus। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोबारा न्यूक्लियर फोर्सेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या याद रखने हैं? सबसे पहला, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। दे आर independent of the charge of the particle। Then these forces are short range force। And they are always attractive in nature। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, सो फॉर न्यूक्लियस टू बी स्टेबल, what you will say? The strong electrostatic force of repulsion between protons should be balanced by nuclear forces between
द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। समझ में एक बार, जब तक आपका अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा रहेगा तब तक हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हम न्यूक्लियर साइज का उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंस देखें, सो द अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर साइज ऑन इट्स स्टेबिलिटी। So let us consider that you have one nucleus which is relatively smaller in size as compared to another nucleus which is larger in size, तो जब हम छोटे न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कम होंगे। क्यों? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। जितना भी हमारा न्यूक्लियस का मास नंबर है या एटम का जो मास नंबर है उसी के प्रोपोर्शनल उसका वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम कम है तो उसका मास नंबर भी क्या होगा, कम होगा। मास नंबर अगर कम है तो उसमें जो प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी क्या होंगे, कम। सो लेट अस कंसिडर दैट वन प्रोटॉन इज देयर ऑन द पेरिफेरी एंड अदर प्रोटॉन्स आर ओवर हियर। अब जो आपका प्रोटॉन प्रोटॉन है इसके बीच में रिपल्शन होने की वजह से इट विल फील दीज रिपल्सिव फोर्सेस। अब इस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए, इन रिपल्सिव फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स। तो उस न्यूट्रॉन को इस गिवन प्रोटॉन के आसपास रहना पड़ेगा, इसके आसपास रहना पड़ेगा, एज वेल एज सिंस दीज आर रिलेटिवली वीकर इन मैग्नीट्यूड, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए नेट अट्रैक्टिव फोर्स is greater than the number of protons which were actually creating the repulsive force. So you will say for stable nuclei some additional number of neutrons are required to create a net attractive force, so as to balance the repulsive force, समझ में एक बात, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं वो आपके लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। सो इवन इफ द प्रोटॉन्स आर वेरी फार सिचुएटेड विद इन द न्यूक्लियस, तो भी उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा होगा। बट जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। सो न्यूक्लियर फोर्सेस कब आपके काम में आएंगे, ओनली द नेबरिंग न्यूट्रॉन्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द स्टेबिलिटी। यू विल राइट, यहाँ से इसी वाले डायग्राम से एक चीज़ और देखो, क्या बोलोगे, सिंस न्यूक्लियर फोर्सेस आर relatively weak and are short range force so only neighboring neutrons contribute in nuclear attraction for stability, सो दो रीज़न आए। एक तो जो आपका प्रोटॉन के नेबरिंग न्यूट्रॉन्स हैं सिर्फ वही स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और दूसरा सिंस मैग्नीट्यूड भी न्यूक्लियर फोर्सेस का रिलेटिवली लेस है, इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स। तो जो आपके स्मॉलर न्यूक्लियाई जो हैं या जो आपके छोटे साइज वाले न्यूक्लियस जो हैं वो इसलिए स्टेबल होंगे। समझ में आया? एंड you will say that for all the stable nuclei you will always see for stable nuclei you will always see that the number of neutrons is greater than the number of protons within the nucleus। अब आइए बात करते हैं जो हमारे बड़े साइज का जो न्यूक्लियस जो होगा
जो बड़े साइज़ का न्यूक्लियस होगा, सिंस उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। अब प्रोटॉन एक कॉर्नर में यहाँ पे भी हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटॉन्स आपके अंदर भी हैं, ठीक है। ये सारे प्रोटॉन जो हैं वो क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। सो देखते हैं किसके डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ये। जितना बड़ा आपका साइज होता जाएगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बढ़ते जाएंगे, इस चीज़ को याद रखना। और जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे उसकी वजह से हमारा रिपल्सिव फोर्स भी क्या होता जाएगा, प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला ज़्यादा, रिपल्सिव फोर्स भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। इस ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रिक्वायर्ड होंगे इसकी विसिनिटी में, वो भी क्या रिक्वायर्ड होंगे, ज़्यादा। बट सिंस साइज़ इतना बड़ा है सो इसके नियर बाय उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं मिल पाते, या उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से नेट अट्रैक्टिव फोर्स नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा जो इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को अपने पास बैलेंस करके रखे, जो इस प्रोटॉन को अपने पास बैलेंस करके रखे। उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे नेबर में नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से नेट रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। और अगर नेट रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो गया तो जो हमारा प्रोटॉन है जिसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेज लग रहे थे वो क्या हो जाएगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और हमारे न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो उस केस में हम क्या बोलेंगे, यू विल से दैट इन केस ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, इन केस of heavy nuclei due to large size of nucleus and resulting higher electrostatic repulsive force। क्यों, सिंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए, यू विल से दैट बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस cannot be achieved even by increasing the number of neutrons, even by increasing the number of neutrons in the vicinity of प्रोटॉन के आसपास अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ा दोगे उससे भी हमारा जो प्रोटॉन का रिपल्शन फोर्स वो नहीं हो पाएगा बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा। ड्यू टू दिस all such nuclei will undergo spontaneous disintegration। they will undergo spontaneous डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रेकिंग और रीअरेंजिंग। वो रीअरेंज क्यों करेंगे, सो एज टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, एंड दे विल रीअरेंजिंग देयर internal structure to achieve stability। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर को उसने स्टेबलाइज कैसे किया, बाय एमिटिंग सम न्यूक्लियॉन्स, या तो वो प्रोटॉन को एमिट करेगा या न्यूट्रॉन को एमिट करेगा, इन सच अ वे दैट इन द रिजल्टिंग न्यूक्लियस द नेट रिपल्सिव फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द नेट अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आया, ठीक है। टू अचीव स्टेबिलिटी, दिस फिनोमेना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। दिस फिनोमेना is known as radioactivity। समझ में आया, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे
अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, विल प्लॉट अ ग्राफ between the proton number and the mass number, or you may say neutron number, जो होगा किसके बराबर, a माइनस जेड। सो जब तक हमारा न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, सो वो वाली लाइन कौन सी होगी, अ लाइन स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री, अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दैट n is equal to p, n is equal to p, where n represents the number of neutrons within the nucleus and p represents the number of protons within the nucleus. So जितने भी हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई जो थे ना, जितने भी हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, all those lie in this region. जो ब्लू कलर का जो कर्व है एग्जैक्टली इस लाइन पे नहीं, बट दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय मैनी न्यूक्लियस विच लाई अलोंग दिस लाइन, सो जितने भी आपके स्टेबल न्यूक्लियस जो हैं वो सारे सारे कैसे हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स स्टेबल न्यूक्लियाई। सो फ्रॉम हेयर यू विल से दैट ऑल दोज न्यूक्लियाई विच आर लाइंग नियर टू दिस line, you will say that the number of neutrons is greater than the number of protons. समझ में आई चीज़, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इन वेरी हैवी न्यूक्लियाई, जो हमारा बड़ा वाला जो यहाँ पे न्यूक्लियाई है, इन ऑल दोज एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लार्ज, देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन द बैलेंस ऑफ द रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय एन इंक्रीज ऑफ द न्यूट्रॉन्स। ड्यू टू दिस, ऐसा क्यों हुआ, दो रीजन से। सबसे पहला द साइज इज लार्ज, एंड दूसरा ड्यू टू द लिमिटेड रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। सो इन दैट केस द न्यूक्लियाई विल डिसइंटीग्रेट। जैसे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई की, सो दैट वन इज योर बिस्मथ। आपको कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए याद रखना है, बिस्मथ का, whose atomic number is 83 and the mass number is 209. This is most stable nuclei, ठीक है।